गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने उस वीडियो में पार्ट 1 किया था। अब उसके आगे हम इस वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। बच्चों पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता है कि केरल कौन से कोने में बसा हुआ है, यानी कौन से दिशा में बसा हुआ राज्य है और किस तरफ से वह समुद्रों से घिरा हुआ है। तो वह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। और ये केरल राज्य दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। बिल्कुल सही बच्चों, मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची ये वहाँ की पहाड़ियों के विविध प्रकार के मसाले हैं जो वहाँ के क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बनाते हैं। मतलब ये मसाले वहाँ उगाए जाते हैं, इसलिए व्यापारियों का वह आकर्षक स्थान है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीहा के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें को नहीं जाता। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने तो जो करीब 700 साल पहले आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी बड़ी इज्जत है। बच्चों कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि कौन से व्यापारी सबसे पहले केरल आए। अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे और उसके बाद ईसा मसीहा के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीहा के धर्मदूत लगभग 2000 साल पहले वहाँ पर आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें नहीं जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें नहीं जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने वृत्तांत में बच्चों उन्होंने ये बताया कि मुसलमान लोगों की यहाँ बड़ी इज्जत है। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। केरल भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। जी हाँ, वास्को डी गामा ने पानी के जहाज़ में यहाँ पहुँचे थे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्र का रास्ता जाना। जी हाँ, ये पहले व्यक्ति थे जो समुद्र का रास्ता ईजाद करके, मतलब जब सब लोगों को लगता था कि केवल दुनिया में हम अकेले रहते हैं, क्योंकि जहाज़ या किसी और के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, लेकिन इन वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से पहुँचे जो कि यूरोप से भारत तक का इतना लंबा सफ़र तय करके आए। एक ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, जिनसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। बच्चों वास्को डी गामा आए थे केरल के पर और वहाँ से और यहाँ पे उन्होंने कुछ मसाले देखे थे, कुछ मसाले ले गए थे। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। बच्चों अब आप यहाँ से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में यहाँ तक का। चीन वाला किसे कहते हैं? चीन के व्यापारी जब केरल बच्चों आए थे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, जो चीन के जो व्यापारी थे जो केरल आए, और चीन के व्यापारी जो जाल इस्तेमाल करते थे मछली पकड़ने के लिए, वही जाल या वैसे ही हूबहू जाल आज केरल में लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मतलब मछली पकड़ ली
उसको तलने, चीना चटनी मतलब उसको जो बर्तन में पकाते हैं उसको चीना चटनी बोलते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चीन से हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की अधिक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ये आपका बहुत अच्छा है कि केरल की ज़मीन किसके लिए अधिक उपजाऊ है, कौन सी फसल के लिए, तो वह ज़मीन चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब ये एक नंबर में आपका पूछ लेता है शुरू में, केरल में मनाए जाने वाले किसी त्यौहार का नाम लिखिए। ओणम। ओणम एक विशेष प्रकार का त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है, जिसमें नाव प्रतियोगिता रखी जाती है, यानी नौका रेस रखी जाती है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में ही एक प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियाँ ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहाँ लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थितियाँ उनकी ऊन व्यापारियों की ओर खींचा। बच्चों, जो केरल और लद्दाख है मतलब एक दूसरे से वहाँ की भौगोलिक जलवायु बिल्कुल अलग है, स्थितियाँ बिल्कुल अलग है और वहाँ के इतिहास एक दूसरे के सांस्कृतिक प्रभाव इसी प्रकार का एक हिस्सा हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। बच्चों, कहने का मतलब क्या है, केरल की मिट्टी अच्छी थी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, केरल की मिट्टी अच्छी थी, वहाँ पे जो व्यापारी आए तो उन्होंने वहाँ पे उनको किसकी खेती में सहायता मिली, मसालों की खेती में। दूसरी तरफ लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, वहाँ पे व्यापारी आए तो उनको ऊन की क्या मिला, मतलब उनको ऊन मिला। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के फ़ायदा हो, जिससे विभिन्नता का पता चलता है। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता रहता है। बिल्कुल सही बात है। किसी की सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता रखता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बिल्कुल सही बच्चों, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते वह की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार। बच्चों, हमारा आधार क्या है? जब हम काम संस्कृति के हिसाब से कहा जाए तो अगर हम वर्तमान में कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन रहते जा रहा है जहाँ पहुँचते हैं। बच्चों, कहने का मतलब क्या है, समय के साथ समाज में परिवर्तन होना आवश्यक है और परिवर्तन होना आवश्यक हो जाता है और होता भी है, ज़रूरी नहीं कि आवश्यक होना है। बच्चों, समय के साथ समाज में परिवर्तन होना तो ज़रूरी है और आवश्यक दोनों है, लेकिन इसके साथ वह होता भी है अगर हम चाहें या ना चाहें। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत की विविधता या अनेकता को बच्चों, जो अंग्रेज़ थे वो हमें क्या कहकर, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वो हमको क्या कहकर तोड़ते थे, वो ये कहते थे कि तुम्हारा देश तो अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है, तो तुम्हारे देश में एकता कहाँ है, तुम तो कभी हमसे आज़ाद नहीं हो पाओगे। पर ये बिल्कुल गलत है। भारत की विविधता और अनेकता ही उसको ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते थे क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह का उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे दूसरे से चाहें तो कितना ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। बच्चों, विविधता में एकता का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि भारत में इतनी विविधता अनेकता ही उसका ताकत का स्रोत है।
जबकि अंग्रेज़ों ने हमें उन्होंने फौज डाली। अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और अलग अलग राज्य परंपराओं के लोग रहते हैं। अगर हम इनमें फौज डालेंगे तो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे अनेकता की और स्वतंत्रता की। लेकिन तब भी भारत के लोग भले अलग अलग राज्य, भाषा या इत्यादि में बटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक होकर लड़ाई लड़ी। बच्चों, आपको यहाँ पे एक गीत दे रखा है। ये गीत, दिन खून के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलियां बाग में हम सोनी पड़ गई कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यार बहा के जाना, दिन खून के हमारे, दिन खून के हमारे। इस बच्चों का मतलब क्या है? सीधी सी कविता है ये। इसका मतलब ये कविता भले ही कुछ पंक्तियों या लाइनों की है, पर इसमें बहुत गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो खून बहाया है उनको मत भूलिएगा, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने खून बहाया है प्यारों, उनको मत भूलो, उसकी जगह जो उन्होंने खून बहाया और जो तुम आज आज़ाद हो, उसी खुशी में आंसू बहाओ। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान हम इस चमन को कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे खून के जो दिन, हमने जो खून बहाए हैं जो दिनों में स्वतंत्रता के लिए, वह चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, कोई अच्छा काम करके जाना। बच्चों, जो ये आपने जो गीत पढ़ा, ये गीत दरअसल जो क्या नाम है, जालियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे जब भगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया जाने लगा था, क्योंकि वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये गाया जाने लगा था। एक ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी थी सरेआम, तो इसमें वही बताया गया है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है आपका ये, लद्दाख व केरल की कोई भारत का एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि इसकी विविधता की ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है, क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हैं, कैसे। बच्चों, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें ये वाला हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको छुट्टी का सारा सिलेबस मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। थैंक यू।